दिख रही है स्क्रीन? यस मैम। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कि भाई ये टाइम के साथ मदरहुड के कंसेप्शन कैसे बदलते हैं। जैसे लगा लो कि पहले जो था कि औरतों से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता था कि वो पढ़ी लिखी होंगी, लेकिन आज जो है शादी में पढ़ी लिखी लड़कियों की डिमांड रहती है, नॉट नेसेसरली इसके लिए कि वो काम ही करेंगी, बल्कि इसलिए कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें। ठीक है, तो बदला ना मदरहुड का कंसेप्शन। राइट, पहले तो ये था कि क्या करेंगे पढ़ लिख के, इन्होंने घर का काम ही करना है। अभी ये कि पढ़ी लिखी होनी चाहिए, नहीं तो फिर बच्चों को कौन पढ़ाएगा। राइट, तो ये टाइम के साथ साथ जो है इस तरह से चीजें जो है मदरहुड के कंसेप्शंस जो है वो बदलते रहते हैं। दैट्स व्हाट द क्वेश्चन मेंट। राइट, तो हु हैज आर्ग्यूड दैट कल्चर हैज हायर वैल्यू देन नेचर? कल्चर इज द मीन्स बाय विच मैन कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द नेचर। राइट, तो जब हमने इको फेमिनिज्म वाली क्लास करी थी तो हम लोगों ने नेचर कल्चर की बात करी थी, वेस्टर्न इको फेमिनिस्ट थॉट। राइट, तो वो पूछ रहे हैं कि ये वाली स्टेटमेंट जो है ये किसने दी है? कल्चर हैज हायर वैल्यू देन नेचर, कल्चर इज द मीन्स बाय विच मैन कंट्रोल्स एंड रेगुलेट्स द नेचर। शेरी ऑर्टनर, एन ओकली, मार्गरेट मीड या बेटी फ्रीडा? मैम शेरी ऑर्टनर। यस मैम। ये लोग यस मैम, शेरी ऑर्टनर ने, वो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट है ना, तो उन्होंने कल्चर पे बात किया था। तो ओके ओके नाइस। देखो explicitly we did in class शेरी ऑर्टनर का ऐसे, man is to culture as woman is to nature। right, अब आपको ज्यादा जो है उसके अंदर सोचने की जरूरत नहीं है कि ये किसने बोला होगा, ऑल्दो इट्स लाइक कि बाकी लोग भी तो आर्ग्यू कर सकते हैं ना। ऐसा है कि उन्होंने ऐसे लिखा हो या ऐसा, लेकिन किसी और ने फर्दर उस स्टेटमेंट को एक्सपैंड कर दिया। राइट, तो उस केस में आप थोड़ा सा इसमें एलिमिनेशन भी लगा सकते हो। बेटी फ्रीडा, आपको पता है शी इज अ लिबरल फेमिनिस्ट, उनका इको फेमिनिज्म से कोई लेना देना नहीं है। एन ओखले का भी नहीं होगा, वी डिड एन ओखले का सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क देखा था हमने। राइट, तो मार्गरेट मीड और शेरी ऑर्टनर बचते हैं। अब इसमें 50-50 का चांस है, तो आप किसके ऊपर जाओगे? शेरी ऑर्टनर के ऊपर ही जाना चाहिए है। राइट, लेट्स सी द आंसर। आंसर फर्स्ट है मैम। क्या? ओके, हु हैज ऑथर्ड द बुक? बुक पूछ रहे हैं, बुक का नाम दिया हुआ है ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट, नॉलेज, कॉन्शियसनेस एंड पॉलिटिक्स ऑफ एम्पावरमेंट। ये बुक किसने लिखी है? केट मिलेट, पेट्रिशिया हिल कॉलिंस, नैन्सी कॉड्रो, वंदना शिव? केट मिलेट को आप कौन सी फेमिनिज्म के अंदर कैटेगराइज करोगे? लिबरल, रेडिकल, मार्क्सिस्ट, सोशलिस्ट, इको फेमिनिज्म? वेयर विल यू पुट केट मिलेट? रेडिकल। ओके, वेयर विल यू पुट पेट्रिशिया हिल कॉलिंस? चलो वो छोड़ो अभी के लिए। नैन्सी कोड्रो को कहाँ डालोगे और वंदना शिव को कहाँ डालोगे? लेट्स स्टार्ट विद वंदना शिव को कहाँ डालोगे? इको फेमिनिज्म मैम। फेमिनिज्म, ठीक है। नैन्सी कोड्रो, वी डिड नैन्सी कोड्रो अच्छे से। सोशलिस्ट, ठीक है, नोट्स में जाकर के देखना मिल जाएगा। यस मैम। बच्ची पेट्रिशिया हिल कॉलिंस, और बच्ची क्या, ये मैंने एक्सप्लिसिटली आपको नोट्स के अंदर लिख करके दिया हुआ है कि ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट बुक हैज है पेट्रिशिया हिल कॉलिंस। ये एक्सप्लिसिटली नोट्स के अंदर है, आपको इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। ये तो खैर मैंने वैसे बता दिया कि अगर आपको डाउट हो तो आप कैसे देख सकते हो। यू नो, केट मिलेट का रेडिकल के ऊपर काम रहा, आपको पता है कि बाकी सब में से एक ही ऑथर है जिनका ब्लैक फेमिनिज्म के ऊपर काफी काम रहा है। तो बुक का नाम देखो, ब्लैक फेमिनिस्ट थॉट। राइट, तो आंसर इज 2, है ना आंसर? यस मैम। Then find out what is true about micro, small and medium enterprises in India। ठीक है, जो हमारे पास स्मॉल स्केल के ऊपर इंडस्ट्रीज होती है इंडिया में, ठीक है, उनके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं। दिस इज अ वेरी जेंडर सेंसिटिव सेक्टर। ओके, then substantial contribution in terms of creation of productive employment। okay, a small enterprise demands less than 10 lakh rupees investing in manufacturing sector। okay, low technology requirements। ठीक है, अब इनसे इसमें से ट्रू पूछा है, ठीक है, करेक्ट बताना है आपको।
टेल मी, आपको आपके हिसाब से इसमें 1 2 3 4 में से क्या करेक्ट है? काफी जेंडर सेंसिटिव सेक्टर है, यानी कि मतलब कि मेल और फीमेल जो इस सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयड हैं उनकी नीड्स और उनकी डिमांड्स जो है इस सेक्टर से वो अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, इसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे तो वो मेल को अलग से इफेक्ट करेंगे, फीमेल को अलग से इफेक्ट करेंगे। सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, कि एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा देता है ये वाला सेक्टर जो है इंडिया में। स्मॉल एंटरप्राइज, अब देखो यहाँ पे 3 तरह की इंडस्ट्रीज हैं, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। इनको हम डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है मैक्सिमम कितनी जा रही है। ठीक है, तो इसको कुछ होता है 5 लाख 10 लाख और 1 करोड़ तक का ये जाता है, जिनमें हम इनको अलग अलग तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो वो पूछते हैं कि जो स्मॉल वाली हैं वो वाली हैं क्या जिनके अंदर 10 लाख से कम की इन्वेस्टमेंट होती है, सरकार ने क्या इसको इस तरह से डिफाइन किया है। देन लो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स, कि टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट्स जो है इन इंडस्ट्रीज के अंदर कम होती है। बताओ व्हाट इज करेक्ट? मैडम ऑप्शन 3। करेक्ट लगता है आपको? ओके, बाकी लोग? गलत बताओ कौन सा। गलत से शुरू करते हैं। विच ऑप्शन डू यू थिंक कि ये तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता, ये सबसे ज्यादा गलत है? मैम हाँ ये मैम, मुझे फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट। बिल्कुल नहीं हो सकता मेरे अकॉर्डिंग। हाँ फर्स्ट होगा। ओके, ठीक है, बाकी लोग? बस फर्स्ट ही? मैम मुझे लग रहा है ना इसका टू होना चाहिए। नेगेटिव प्रोडक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि वो छोड़ दो। टेल मी, आप में आपके हिसाब से चारों में से स्टेटमेंट गलत जो है वो सबसे ज्यादा कौन सी है? फर्स्ट वाली मैम। ओके, अभी ये कुछ डिफाइंड नहीं है, हम जस्ट पुटिंग इट ऐसे। बाकी लोगों? मेरे लिए भी फर्स्ट है। बाकी की भी 3 में से भी तो कोई बताओ। चलो ये छोड़ दो, ठीक है, मान लिया मैंने फर्स्ट गलत है। बाकी 3 में से कौन सी गलत है? मैम देन 4। ओके, आई वॉज वेटिंग फॉर फोर्थ। देखो, सबसे पहले सबसे गलत स्टेटमेंट सबसे ज्यादा यही है, लो टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट्स। यहाँ पे टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट कम रहती है, ऐसा ट्रू नहीं है। ये इंडस्ट्रीज जो है ये भी काफी कॉम्प्लेक्स हो सकती है। जैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आप देखो, छोटे लेवल के ऊपर बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। फूड प्रोसेसिंग के अंदर बहुत टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं कि अ स्मॉल एंटरप्राइज डिमांड्स लेस देन 10 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब ये मैंने रिवाइज नहीं किया हुआ काफी दिनों से, ठीक है, तो आई डोंट हैव एनी क्लू कि स्मॉल को कैसे डिफाइन किया है, वो 5 लाख है कि 10 लाख है कि 1 करोड़ है। एंड आई एम होपिंग कि आप लोगों को शायद पेपर में ये ना पता हो, या अगर किसी को पता है तो बताओ। ठीक है, तो वी डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट दिस। फाइन। देन वी हैव कि सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ क्रिएशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, इसको भी अगर मैं इस स्टेटमेंट को मुझे नहीं पता, इसको मैं अभी के लिए छोड़ देती हूँ। मुझे पता है कि ये स्टेटमेंट तो किसी भी हालत में गलत नहीं हो सकती है, बाकी के 3 ऑप्शन जो है वो 100 बार गलत हो जाए, ये गलत नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एमएसएमई इंडस्ट्रीज को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देती है। क्यों देती है? बिकॉज एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा इन इंडस्ट्रीज के अंदर। अगर यहाँ पे सरकार जो है ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी, ज्यादा बढ़ावा देगी, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इट्स लाइक कि बाकी तीनों को आपको, बाकी 3 स्टेटमेंट्स को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, हमें पता है कि सेकंड जो है दैट हैज टू बी करेक्ट। इजंट इट मानसा? यस मैम ये। ठीक है, तो हमने फोर्थ कट किया था। ठीक है, और यहाँ पे लिखा हुआ था वेरी जेंडर सेंसिटिव सेक्टर। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने इसको इतना गलत क्यों बताया। आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी जेंडर सेंसिटिव सेक्टर। क्यों? क्योंकि अलग अलग इंडस्ट्रीज आ सकती है एमएसएमई के अंदर। ठीक है, अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज आ सकती है, टेक्सटाइल आ सकती है, फूड प्रोसेसिंग आ सकती है। ठीक है, तो उसके अंदर हो सकता है कि कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हो जहाँ पे विमेन डोमिनेट करती हो, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हो जहाँ पे मेन डोमिनेट करती है। ठीक है, तो जेंडर डिफरेंशिएशन वहां पे पड़ती है, और उसकी वजह से अगर सरकार को चेंजेस लाने की कोशिश करेगी तो अलग अलग जेंडर्स को अलग अलग तरह से इम्पैक्ट करता है। बट सिंस कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट जो थी वो ज्यादा थी यहाँ पे, तो हम लोग इसी के ऊपर फोकस करेंगे। ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती है। ठीक है, ओके,
तो ये तो आई होप आप लोगों ने सही करा होगा। HDI रैंक ऑफ इंडिया इन 22, 129, 32, 34, 35। 132. 132. नोट्स में था ना ये एक्सप्लिसिटली? आंसर इज टू ओनली मानसा, राइट? Ma'am, I'm checking. Yes, ma'am. Go ahead. ठीक है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ वो नहीं करना, ये तो रट्टे मारने वाली चीज थी, नोट्स के अंदर दिया हुआ था ये। फाइन। Oh my God. United Nations adopted Keto in the year 1945, 79, 75, 1982। अब अगर किसी ने ये क्वेश्चन गलत किया तो लाइक आई डोंट नो मतलब what to say in that matter. When was Keto adopted? 1979. Nice. ठीक है, 1979 इज द ईयर जब कीड़ो को अडॉप्ट किया गया था एक्सप्लिसिटली, मतलब इट वाज गिवन इन नोट्स बहुत क्लियरली, इट वाज हाइलाइटेड देयर। आंसर, द आंसर इज सेकंड, राइट? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, दीज आर वेरी फैक्चुअल क्वेश्चंस। While analyzing popular culture and consumerism, okay, popular culture and consumerism, who has condemned racism, classism and sexism? ठीक है, पॉपुलर कल्चर में क्या क्या आ जाता है? जैसे फिल्म्स हो गई, ठीक है, जैसे थिएटर हो गया, जैसे आर्ट्स हो गई, ठीक है, वो सब कुछ आता है। एंड कंज्यूमरिज्म का क्या मतलब होता है कि स्पेंडिंग अ लॉट ऑन मटेरियल थिंग्स, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। जैसे मॉल में से कपड़े लेकर के आने एक्सपेंसिव, जैसे शूज के ऊपर बहुत ज्यादा स्पेंड करना, स्पेंडिंग अ लॉट ऑन योर फोन, ऑन फूड, ठीक है, तो दैट ऑल दैट इज कॉल्ड कंज्यूमरिज्म। तो इन दोनों को एनालाइज करते हुए किसने इनको मतलब रेसिज्म, क्लासिज्म और सेक्सिज्म के एंगल से देखा और उसको कंडेम किया? इज इट जूलिया क्रिस्टीवा, इज इट लूज इरागारे, इज इट बेल हुक्स और इज इट केट मिलेट? कुछ तो बोलो, हाँ ना? कैन इट बी बेल हुक्स? कहाँ पे पढ़ा था आपने बेल हुक्स को? वेयर डिड यू रीड बेल हुक्स? किस फेमिनिज्म के अंदर? रिमेम्बर देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ हर बुक्स, कुछ 9-10 किताबें इन्होंने लिखी हैं। ब्लैक फेमिनिज्म में, एंड आई टोल्ड यू कि शी रिसेंटली डाइड, तो इनके बारे में पढ़ लेना, देखो आ गया ना ऑप्शन के अंदर। देन केट मिलेट कहाँ पढ़ा था हमने? रेडिकल फेमिनिज्म में, है ना? राइट, इतना तो ये Yes, ma'am. नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, राइट? तो इन दोनों ने मेरे मेरे हिसाब से मतलब दे हैव गिवन फाउंडेशनल थियरीज, और ये चीज लगती है कि फाउंडेशनल थियरी के ऊपर बिल्ड हुई हुई चीज है, कि उसको वहां पे लगा करके और फर्दर एनालाइज करना। ठीक है, तो मैं होती तो 3 और 4 तो बिल्कुल ना करती। ठीक है, अब जूलिया क्रिस्टीवा और लूसी रगारे में मेरे को भी डाउट है। आई थिंक आई वुड हैव गॉन विद लूसी रगारे, ठीक है, या मे बी आई वुड हैव गॉन विद जूलिया क्रिस्टीवा। चलो लेट्स सी व्हाट द आंसर इज। Ma'am, third है इसके अंदर तो थर्ड है बेल हुक. बेल हुक्स, ओके। चलो कोई बात नहीं, आई ऑल्सो डिड नॉट रीड दिस, और आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बट आई विल हैव टू रीड ऑन दिस फर्दर। ठीक है, तो फाइन, इसका आंसर जो है दैट इज बेल हुक्स। बेल हुक्स की हम लोगों ने किताबें करी थी उनकी लिस्ट, लेट मी चेक दैट वंस।
ऐसे ना, मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा. इट्स राइट देयर आंसर आप लोगों के सामने. टेल मी हाउ. व्हाट इज द क्लू इन द क्वेश्चन जिससे आपको लगता है कि इसका बेल हुक्स हो सकता था? जिसने ये बता दिया उसको मेरी तरफ से. मैम हम्म. मैम मुझे आंसर तो नहीं पता था, बट जूलिया और कैट मिलेट्स दोनों नहीं होते, क्योंकि जूलिया क्रिस्टेवा जो थी वो तो पेट्रियार्की एंड कैपिटलिज्म की बात कर रही थी, तो और कैट मिलेट्स उसमें नहीं आते. ओके, ठीक है. सेकंड और थर्ड में मुझे भी कंफ्यूजन था. ठीक है, ठीक है, ठीक है लक्ष्मी, दैट्स गुड. लेकिन व्हाट आई एम आस्किंग इज कि क्वेश्चन में कौन सा क्लू है जिससे आपको लगता है कि इसका बेल हुक्स हो सकता है? नो, मुझे नहीं पता है. बाकी लोग? मैम रेसिज्म, क्लासिज्म और सेक्सिज्म के बारे में. ओके, क्या उसके बारे में? ब्लैक फेमिनिज्म में मैम इसके बारे में बताया गया है ना किसके बारे में? कि एक रंग रेसिज्म की, रूप के. क्लासिज्म की, सेक्सिज्म? मैम रेसिज्म. एग्जैक्टली. गुड. नाइस लखविंदर. सी, racism, we know black feminism is all about racism, right? It is also about classism and sexism. लेकिन racism से तो आप बिल्कुल देख करके समझ ही जाओगे ना. रेसिज्म होती क्या है? रेस की बेसिस के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना, व्हाइट और ब्लैक के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना, राइट? तो बेल हुक्स का सारा काम किसके ऊपर है? ब्लैक फेमिनिज्म के ऊपर, राइट? तो जोड़ो ब्लैक को रेसिज्म के साथ एंड आंसर इज देयर, बेल हुक्स. तो अगर मैंने भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होता तो ये हो जाता. तो इसका आंसर 3 हो जाएगा. ठीक है. Then we have, which wave of feminism has first advocated for girls, women and girls to be in control of their bodies? बॉडीज की बात आ रही है. ठीक है. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बताओ. मैम सेकंड वेव. कैसे? मैम बिकॉज रेडिकल फेमिनिज्म उसकी बात करती है ना सेक्सुअलिटी की, ओके. और बाकी लोग? रिप्रोडक्टिव और प्रोडक्टिविटी की, तो शायद इट इज रिलेटेड टू बॉडी, मतलब उसके थ्रू आई एम गेसिंग. ओके. बाकी लोग? जस्ट अ सेकंड ना. हेलो, हेलो, हेलो. बाकी लोग भी सोचो जरा. What did radical feminism say? Do other people agree with what Mansa is saying? हेलो, हेलो. बताओ, हाँ ना कुछ तो बोलो भाई. यस मैम. ओके. सेकंड वेव.
ठीक है, लेट्स सी, मेरे हिसाब से भी इसका सेकंड होना चाहिए। व्हाट्स द आंसर मानसा? मैम सेकंड ईयर। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बिकॉज वी डिड बहुत ज्यादा डिटेल के अंदर हाउ रेडिकल फेमिनिज्म टॉक्स अबाउट रिप्रोडक्शन एंड लिबरेशन थ्रू रिप्रोडक्टिव आर्ट टेक्नोलॉजीज, ठीक है, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज। तो वो सब कुछ कब था? सेकेंड वेव में था। फर्स्ट वेव में तो क्योंकि हमारे पास लिबरल फेमिनिज्म थी, मार्क्सिस्ट फेमिनिज्म थी। सेकेंड वेव में तो हमारे पास रेडिकल फेमिनिज्म थी, राइट? तो रेडिकल फेमिनिज्म ने बात करी थी रिप्रोडक्शन की, और रिप्रोडक्शन मीन्स बॉडीज। ओके, तो आंसर इज सेकेंड। Which section of IPC deals with voluntarily causing hurt by use of acid? Okay, we did IPC के कुछ sections, लेकिन हमने acid नहीं करा था उसके अंदर। तो can someone guess क्या हो सकता है इसका? Do you know what 420 is about? कभी सुना आपने 420 का केस, या ये बंदा तो 420 है? What does that mean? Yes, चोरी ma'am, का सुना। मैम। Exactly, that is fraud. ठीक है, तो ये सेक्शन तो फ्रॉड वाला है, ये तो हो नहीं सकता। दैट इज क्वाइट सिंपल, तो हम लोग इसको एलिमिनेट कर देते हैं। बाकी देखो 326, 496, 556। मैम मुझे तो 496 लग रहा है। ओके, बाकी लोग? नो आइडिया मैम। सेम हियर, नो आइडिया। ठीक है, मे बी, आई डोंट नो, मुझे 326 मर्डर के साथ एसोसिएटेड लग रहा है, बट ये हो सकता है बिकॉज इट टॉक्स अबाउट वायलेंट एक्ट्स एंड ऑल, बट आई हैव नो क्लू। व्हाट्स द आंसर मानसा? फर्स्ट है मैम 326। 326, ओके, बिकॉज ये वाला जो सेक्शन है 300 से लेकर के आगे के आईपीसी के, जैसे आपने सुना होगा 302 इज मर्डर, ठीक है, 307 में बी इज अटेम्प्ट टू मर्डर, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो 326 भी कुछ ऐसे ही वायलेंट एक्ट्स के साथ डील करता है, तो दिस बिकम्स अ क्रिमिनल वायलेंट एक्ट एसिड थ्रो। तो 326, ठीक है, गुड टू नो, आई विल आल्सो नॉट फॉरगेट दिस नाउ। Okay, who has argued that in standpoint epistemology, the understanding of the relation between knowledge and power present in Marx's work provides important criteria for what can count as better or more privileged knowledges. Okay, quite a mouthful. Standpoint epistemology, understanding of the relation between knowledge and power present in Marx's work. Okay, provides important criteria for what can count as better or more privileged knowledges. Okay, Nancy Hartsock, Liz Stanley, Patricia Hill Collins, Maria Mice. क्या लगता है? हाँ मैम, मैंने ये पढ़ा था रिसर्च मेथोडोलॉजी में, तो इसका 1 होगा मैम। इसका आपके हिसाब से 1 होगा? ओके, यस मैम। ओके, वेयर डिड यू रीड दिस? कौन सी बुक में? तो मैम वो आर गुप्ता की जो बुक है उसमें भी कुछ है, और उसके बाद मैंने गूगल किया था, गुड, नाइस नाइस। तो डिटेल्स में पढ़ा था इसके बारे में। ठीक है, तुम आंसर, क्या आंसर है इसका? मैम मैंने तो इसका आंसर फर्स्ट ही है मैम, बट मैम मैंने तो पढ़ा था स्टैंडपॉइंट थ्योरी, सैंड्रा हार्डिंग उन्होंने दी थी। सैंड्रा हार्डिंग का तो यहाँ पे नहीं है ना ऑप्शन में, है ना? वही मैं देख रही थी। हाँ, और देखो, आई गॉट कंफ्यूज। सी, वही बात है ना कि हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज्यादा फाउंडेशनल चीजें जो होती हैं, कि स्टैंड पॉइंट थ्योरी किसने दी, वो तो हमें पता होगा कि थ्योरी किसने दी है, लेकिन एक थ्योरी देने से तो काम खत्म नहीं हो जाता ना। थ्योरी पे फर्दर बहुत सारे लोग आर्ग्यू करते हैं, फर्दर उसके अंदर बहुत ज्यादा जो है बिल्डअप होता है, राइट? तो ये उसी से रिलेटेड एक आर्ग्यूमेंट है ना। इसमें ये तो नहीं कहीं लिखा हुआ कि भाई हु हैज गिवन स्टैंड पॉइंट थ्योरी, मतलब और वो वाले पर्सन ने ये बोला है कि नहीं बोला।
It is just saying कि in standpoint epistemology, right? And this is not just standpoint theory. ये सिर्फ यहाँ पे standpoint लिखो है. Epistemology होता है knowledge, study of knowledge, study of how knowledge is created. So standpoint epistemology would be the entire thing that is dealing with standpoint theory. Okay? मैम बोलो. आर गुप्ता की जो बुक है मैम, उसमें पेज नंबर 2 to 5 पे नीचे फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट है जिसमें कि अंडरलाइन किया गया है, तो वहां पे भी मिल सकता है इसका. ओके, ठीक है. इट्स ओरिजिन इन अ वर्क्स ऑफ नैन्सी हार्टस्टॉक लिखा है उसमें. ठीक है, ठीक है, एक बार देख लेना, बाकी लोग भी Okay, जाकर के thank वहां पे मिल जाएगा आपको. थैंक यू लक्ष्मी. ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन दैट विल बी डूइंग टुडे. मेरे को भी आज बहुत सांस चढ़ रहा है. ठीक है, आई विल बी फ्री फॉर नेक्स्ट 2-3 days, तो हम लोग दिन में ये क्लासेस कर सकते हैं. A person who has only one X chromosome as against XX or XY in the 46th pair of chromosomes is said to have. अब देखो ह्यूमंस के अंदर जो है 46 क्रोमोसोम होते हैं. बेसिक बायोलॉजी 8th क्लास में पढ़ी थी हमने, राइट? तो वो बोल रहे हैं कि एक पर्सन जिसके पास सिर्फ X क्रोमोसोम है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो 46 हैं क्रोमोसोम्स ये पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं, है ना? तो जनरली इट इज लाइक एक्स एक्स और एक्स वाई. अब लेकिन एक पर्सन जिसके पास सिर्फ एक्स क्रोमोसोम है, उसको हम कौन सी डिजीज बोलते हैं कि उस पर्सन को वो डिजीज है? टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ट्रांससेक्सुअल सिंड्रोम, सिसजेंडर सिंड्रोम. सिसजेंडर पता है क्या होता है? वी हैव डिस्कस दिस. सिसजेंडर कोई डिजीज तो नहीं होती. सिसजेंडर इज बेसिकली कि अगर आप एज अ बर्थ जो है यू आर बोर्न एज अ बॉय तो यू बिहेव लाइक अ बॉय अडल्टहुड के अंदर, एंड इफ यू आर बोर्न एज अ गर्ल तो यू बिहेव लाइक अ गर्ल, यानी कि यू हैव द एट्रीब्यूट्स associated with your birth sex. That is cisgender. अब ये इन्होंने फालतू में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है आपको cisgender syndrome, राइट? और अगर वैसे भी मान लो कि cisgender के अंदर तो यही होंगे XX और XY, तो ये तो हो नहीं सकता, बिकॉज cisgender सो कॉल्ड नॉर्मल ही है, राइट? तो बाकी के बचते हैं क्लिनफेल्टर, ट्रांससेक्सुअल, टर्नर. क्या लग रहा है? कुछ तो बताओ. मैम मुझे इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ये मेरा बहुत वीक है ये एरिया. मेरे हिसाब से या तो इसका 2 होना चाहिए, मेरे हिसाब से 2 ही होना चाहिए. आई एम नॉट श्योर क्योंकि मैंने भी कभी नहीं पढ़ा ये. लेट्स सी व्हाट द आंसर इज. आंसर फर्स्ट है मैम. फर्स्ट. ओके, सी टर्नर डिजीज तो वो वाली होती है. हैव यू सीन पीपल, मतलब उनकी मेंटल एबिलिटी जो है वो फुली डेवलप नहीं होती है, उनके हैंड्स या फुट जो है वो अच्छे से डेवलप नहीं होते हैं, उनको देखने में भी प्रॉब्लम होती है. मेरे हिसाब से वो होती थी टर्नर डिजीज. तो उसका कुछ ऐसे आई डोंट नो व्हाट इट हैज टू डू विद एक्स क्रोमोसोम और एनीथिंग. ठीक है, बट इट्स ओके, लाइक आई डू नॉट ऑल्सो नो. आंसर इज 1. ठीक है, इसके बारे में देख लेना या मैं देख लूंगी जब हम हेल्थ वाली यूनिट करेंगे, बट आप लोग भी थोड़ा बहुत गूगल कर लिया करो, बिकॉज हर एक चीज पढ़ाना जो है वो मेरे भी कंट्रोल में नहीं है. देयर ऑलवेज बी सम क्वेश्चंस जो कि हमेशा कहीं और से आएंगे, जिनका हमें कोई क्लू नहीं होगा कि ये क्यों आ. ये सिस जेंडर जो है ये मतलब ये तो मतलब नॉर्मली है ना. मेरे को समझ में नहीं आया कि ये कॉन्सेप्ट अभी बहुत ज्यादा मतलब इमर्ज हुआ है और इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हो रही है. तो मेरे को ना कंफ्यूजन है इसमें कि ये टर्म क्यों आई है, मतलब इसमें डिफरेंट क्या है. जैसे हेट्रोनॉर्मेटिव सोसाइटी है, मेल फीमेल है. एक चीज होती है होमोसेक्सुअल, राइट? एक चीज होती है सिसजेंडर. सिसजेंडर जो है इट्स बेसिकली कि आजकल ये इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि आजकल जेंडर के ऊपर बहुत ज्यादा बात हो रही है ना? तो उन लोगों को भी जो कि मतलब जो उनका बर्थ सेक्स है उसी के जैसे एट्रीब्यूट्स लगा रहे हैं, उनके लिए भी एक टर्म जो है वो यूज कर दी गई.
ठीक है। और देर आर पीपल होमोसेक्सुअल्स की तरह से, जो हो सकता है लड़के की तरह से पैदा हुआ है लेकिन ही डज नॉट हैव इंटरेस्ट इन गर्ल्स, उसको सिर्फ लड़कों के अंदर इंटरेस्ट है। तो इट इज जस्ट कि उनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एक नई टर्म जो है वो आ गई है। आती रहती है टर्म्स, तो कोई वो नहीं होता। ठीक है, इसके अंदर थोड़ा सा और ज्यादा कुछ नया एडेड होगा, राइट। तो बस आप सिर्फ इतना याद रखो कि सिस जेंडर जो है दैट मीन्स कि भाई people having the same behavioral attributes associated with their birth sex. Okay. Next is Germaine Greer used the phrase female eunuch to denote. हम लोगों ने एक बुक पढ़ी थी जर्मेन ग्रियर की, फीमेल यूनिक, वी डिड दैट राइट। तो उसको वो बोल रहे हैं कि ये इस फ्रेज से उनका क्या मतलब था। विमेन्स इनहेरेंट बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, societal idealization of women, patriarchal castration of women, women's motherhood. You tell me eunuch का क्या मतलब होता है? क्या चीज? ट्रांसजेंडर ना? नॉट एग्जैक्टली ट्रांसजेंडर। यूनिक वुड बी लोग की मतलब जैसे मेल्स नॉट हैविंग पीनिस, उनके पीनिस को कास्ट्रेट कर दिया गया या कुछ और डिजीज हो गई, तो उनको यूनिक बोला जाता था। तो ये पहले मिडिवल टाइम्स के अंदर ये टर्म जो थी ये काफी पॉपुलर होती थी। ठीक है। इस्लामिक सोसाइटीज के अंदर जो था जहाँ पे औरतों को रखा जाता था, जैसे राजा की बहुत सारी जो थी कॉन्क्यूबाइंस होती थी, तो हरेम्स के अंदर वुमेन होती थी, उनको गार्ड जो करते थे वो यूनिक लोग करते थे। तो ये वो लोग हैं मतलब जिनको कैस्ट्रेट कर दिया जाता है या कुछ और डिजीज होती है। ठीक है, तो वी नो कि इट इज एसोसिएटेड विद कैस्ट्रेशन ओनली। ठीक है, तो देखो एक आंसर है पैट्रियार्कल कैस्ट्रेशन ऑफ वुमेन। और अगर आपको मान लो कोई आइडिया नहीं है फिर भी देखो बाकी की चीजें कितनी गलत लगती है। विमेन्स इनहेरेंट बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी, तो इट्स लाइक कि मतलब हाँ थोड़ा आपको यूनिक टर्म का बहुत तो आइडिया होना ही चाहिए। वैसे भी देखने में भी बाकी स्टेटमेंट्स जो है वो गलत ही लगती है कि बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी की बात करेंगे तो फिर यूनिक का क्या मतलब है यहाँ पे, राइट। तो बायोलॉजिकल सुपीरियोरिटी तो हो नहीं सकती, सोसाइटल आइडियलाइजेशन ऑफ विमेन नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो फिर तो फेमिनिज्म की जरूरत ही क्यों पड़ती, राइट। और वुमेन्स मदरहुड भी लगता नहीं कि उसके साथ एसोसिएटेड होगा, तो आंसर बिकम्स 3, राइट मानसा? यस मैम। Okay, which one of the following is not a form of qualitative research? ठीक है, नॉट लिखा है ध्यान से। केस स्टडी, सर्वे, ओरल हिस्ट्री, फोकस ग्रुप डिस्कशन। आई नो ओरल हिस्ट्री इज वेरी मच पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, कोई डाउट नहीं है। आई नो फोकस ग्रुप डिस्कशन इज वेरी मच पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। ये हम लोगों ने रिसर्च वाली क्लास के अंदर अच्छे से करा था, दोबारा मैं एक्सप्लेन कर दूंगी जब हम रिसर्च करेंगे। ठीक है, बट फॉर नाउ आई थिंक इसका आंसर जो है वो 2 होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सॉरी नॉट 2, इसका आंसर जो है नॉट पूछा है ना, देखो मुझे खुद को ही कंफ्यूजन हो गई। तो केस स्टडी इज वेरी मच क्वालिटेटिव ओनली, तो इसका आंसर जो है वो सेकंड होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि केस स्टडी भी क्वालिटेटिव है, ओरल हिस्ट्री भी क्वालिटेटिव है, फोकस ग्रुप डिस्कशन भी क्वालिटेटिव है। बाबा आपको याद हो तो हम लोगों ने क्लास में किया था कि सर्वे जो है वो क्वांटिटेटिव भी हो सकता है और वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, राइट। लेकिन हमें पता है कि बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो तो तीनों के तीन जो है दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च ओनली, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। यहाँ पे आंसर जो है वो सेकंड हो जाएगा फिर। ठीक है, यस यही। ओके चलो ये कल से करते हैं हम लोग बाकी क्वेश्चंस। याद रखना इसको कहाँ पे छोड़ा है, 12th क्वेश्चन तक किया हमने। ठीक है, कल या मतलब जब भी आई टेक द नेक्स्ट क्लास तो हम 13th क्वेश्चन से करेंगे। आज रात को क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल दिन में देखते हैं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ओके, ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, बाय बाय।